हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टाज़ू ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस मोस्टर को ठीक कर दिया था, जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि असल में वो मोस्टर एक लेडी मोस्टर थी, जो कि असल में उस बच्चे की माँ थी। जो देखकर एसेस्टाज़ू बर्निक्रो और निंगयू को बताते हैं कि हो न हो ये काम जरूर उन एंशिएंट गॉड्स में से ही किसी का होगा, पर उन्हें क्योंकि कुछ भी नहीं पता था क्या कि 10,000 साल पहले इस 7 मेरिडियंस के कीमी रियलम में हुआ क्या था। इसलिए एसेस्टाज़ू उस लेडी मोस्टर की याददाश्त को वापस लाने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें उसी केव का ही सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एसेस्टाज़ू अपनी पावर का यूज करते हुए 7 मेरिडियंस की सारी पावर को वहाँ पे इकट्ठा करने लगे थे। जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे शौक के मारे हैरान होते हुए कहता है, वो सा वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और आपका ये आइडिया तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है। इस लेडी मोस्टर के अंदर अभी भी अपनी पिछली लाइफ के ट्रेसेस बचे होंगे, जिसे हेवन पावर का यूज करते हुए दोबारा से इसके माइंड के साथ जोड़ा जा सकता है और ऐसा होते ही इस लेडी मोस्टर की याददाश्त वापस आ जाएगी। और अभी बर्निक्रो वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी देखते ही देखते एसेस्टाज़ू ने वहाँ पे 7 मेरिडियंस के अंदर मौजूद सभी लाइफ ट्रेसेस को इकट्ठा करते हुए उन्हें वहाँ पे एक पिल का रूप दे दिया था और उस पिल को एसेस्टाज़ू ने वहाँ पे उस हेवनली स्टोन को खिला दिया था। जो देखकर बर्निक्रो खुश होते हुए कहते हैं कि इस मेथड की मदद से तो किसी मरे हुए पर्सन की याददाश्त को भी वापस लाया जा सकता है, तो फिर इस लेडी मोस्टर की याददाश्त तो क्या ही चीज है। और तभी उस हेवनली स्टोन ने भी वहाँ पे उस पिल के अंदर अपनी हेवनली पावर को मर्ज करते हुए वापस उसे बाहर निकालते हुए एसेस्टाज़ू को दे दिया था, जिसके बाद एसेस्टाज़ू ने भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस पिल को सीधा उस लेडी मोस्टर के माइंड के अंदर डाल दिया था। और ऐसा होते ही अचानक उस लेडी मोस्टर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और ऐसा होते ही उस लेडी मोस्टर को वहाँ पे अपने सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, जो कि एसेस्टाज़ू वहाँ पे काफी गौर से देख रहे थे। वहीं अपनी माँ को वहाँ पे इस तरह से तकलीफ में देखकर उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे एसेस्टाज़ू वहाँ पे उसकी माँ को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से से एसेस्टाज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो एसेस्टाज़ू के पास आ पाता उससे पहले निंगयू ने आगे बढ़ते हुए उसे हक कर लिया था और निंगयू वहाँ पे उस बच्चे को तसल्ली देती हुई कहती है, एसेस्टा तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हेवनली डाउ पिल जो कि अभी अभी तुम्हारी माँ की बॉडी के अंदर इंटर हुई है, ये हेवनली डाउ पिल तुम्हारी माँ को दोबारा रीइंकार्नेट करने में तुम्हारी माँ की मदद करेगी और उसी के साथ साथ तुम्हारी माँ की याददाश्त भी वापस आ जाएगी। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, अभी थोड़ी देर तक तुम्हारी माँ पूरी तरह से होश में आ जाएगी। क्योंकि ये सारी बातें सुनकर वो बच्चा भी वहाँ पे शांत हो गया था, लेकिन उस लेडी मोस्टर का पेन अभी तक भी वहाँ पे कम नहीं हुआ था। उसे अभी भी वहाँ पे लगातार अपनी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हुए जा रहा था और इसी दर्द के चलते वो वहाँ पे जोर जोर से चला भी रही थी। पर अभी देखते ही देखते अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और अब वहाँ पे उसकी बॉडी से लाइफ के ट्रेसेस भी निकलने लगे थे, जिसका मतलब था कि उस लेडी मोस्टर का वहाँ पे रीइंकार्नेशन हो गया था और अब वो भी दोबारा वहाँ पे जिंदा लोगों में शामिल हो गई थी। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक और एनर्जी ने उस लेडी मोस्टर को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा 7 मेरिडियंस के कीमी रियलम के टेलीपोर्टेशन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि अचानक ही वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ एक्टिवेट होता है और उसी के साथ वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसको देखते ही सभी मोस्टर्स वहाँ पे उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। वहीं वो पर्सन जैसे ही वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है तो वो उस जगह को काफी गौर से देखते हुए कहता है, यहाँ पे वापस आए हुए काफी समय हो गया, चलो आज एक बार फिर से यहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह इन मोस्टर्स का सामना करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर ही लेते हैं। पर अभी वो पर्सन वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी कुछ मोस्टर भागते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पर्सन उन मोस्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और अचानक उसने वहाँ पे एक अजीब सी बांसुरी को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे बजाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो वहाँ पे उस अजीब सी बांसुरी को बजाता है तो उसकी धुन की वजह से वो सभी मोस्टर्स वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से जमीन पे गिर गए थे। जो देखकर वो पर्सन वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम घटिया मोस्टर्स कहेंगे, मुझे लगता है तुम सभी की सभी मुझे भूल चुके हो, मुझे लगता है तुम सभी को दोबारा अपनी जान पहचान करवाने के लिए तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। बेवकूफ मोस्टर्स, क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो? पिछले 10,000 सालों में मैं ही तो इकलौता ऐसा पर्सन हूँ 7 मेरिडियंस के कीमी रियलम में आ जा सकता है, और आज जब 10,000 सालों बाद यहाँ पे कुछ और लोग आ गए तो तुम लोग इतनी जल्दी मुझे भूल गए। और ये कहकर वो पर्सन आगे बढ़कर उस मोस्टर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, अपना हिसाब हम लोग बाद में देख लेंगे, चलो पहले चलकर उन नए आने वाले मेहमानों को सबक सिखाते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे आकर कितनी बड़ी गलती की है। मेरे पीछे पीछे आओ, आज मैं तुम सभी के लिए पार्टी का इंतजाम करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग भी एक दूसरे का मांस खा खाकर बहुत ज्यादा बोर हो चुके होगे। उसके बाद हमें दोबारा उसी केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखते ही देखते उस लेडी मोस्टर को पूरी तरह से होश आ चुका था और होश आने के साथ साथ वहाँ पे उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी, क्योंकि जैसे वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने बच्चों को देखकर वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो भागकर उसे हक करने के लिए वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। और देखते ही देखते उन दोनों माँ बेटे ने वहाँ पे रोते हुए एक दूसरे को बहुत ही जोर से हक कर लिया था और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था, जो देखकर बर्निक्रो भी इमोशनल होते हुए कहता है, इन दोनों माँ बेटे की रियूनियन का ये सीन तो वाकई बहुत ज्यादा रुला देने वाला है। भले इस बच्चे की माँ अभी भी एक मोस्टर के रूप में है, पर इस बच्चे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और यही तो एक बच्चे और माँ के बीच का सच्चा प्यार होता है। और अभी बर्निक्रो यहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी उस लेडी मोस्टर की नजर वहाँ पे एसेस्टाज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो लेडी मोस्टर अपने बच्चों को लेकर एसेस्टाज़ू के सामने आते हुए अचानक ही वहाँ पे एसेस्टाज़ू के सामने झुक गई थी और एसेस्टाज़ू के सामने झुककर वो वहाँ पे एसेस्टाज़ू का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, इमोर्टल, आप मेरे लिए एक गुड बनकर आए हैं, जिन्होंने मेरे जैसे एक मोस्टर की जान बचाते हुए उसे नई जिंदगी दे दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहकर वो लेडी मोस्टर वहाँ पे बार बार एसेस्टाज़ू के सामने अपना सर झुकाने लगी थी, जो देखकर निंगयू आगे बढ़कर उसे ऊपर
उठाते हुए उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि तुम इस तरह से मोस्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई थी और उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था? तुम्हें जो कुछ भी याद है प्लीज उसके बारे में हमें बताओ। निंगयू की ये बात सुनकर वो लेडी मोस्टर जैसे वहाँ पे अपने माइंड के ऊपर जोर देती है तो उसे वहाँ पे एक बार फिर से अपने माइंड में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे अपने दर्द को काबू करते हुए निंगयू को बताती है, मुझे याद है कि उस वक्त चारों तरफ मोस्टर्स ही मोस्टर फैले हुए थे जो कि वहाँ पे अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें अपने जैसा बनाते जा रहे थे। उसके बाद हमें 10,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ 7 मरीडियंस के किमी रियाला में अचानक एक दिन बहुत बड़ी तबाही आ गई थी क्योंकि कुछ कल्टीवेटर्स अचानक ही वहाँ पे मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे जिन्होंने पूरे किमी रियालम के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दी थी और जो कोई भी वहाँ पे उनके रास्ते में आ रहा था वो लोग उसे भी खाते हुए अपनी जैसा बनाते जा रहे थे। और उस समय वही लेडी जो कि अभी लेडी मोस्टर बनी हुई थी उसके पेट में बच्चा था जिसे कुछ लोग गार्ड करते हुए किसी सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वो लेडी कोई आम लेडी नहीं थी, वो जरूर इस किमी रियालम की प्रिंसेस रही होगी। लेकिन अभी कुछ गार्ड्स उस लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से ले जा ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे उन मोस्टर्स ने आते हुए उन लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया था जिनसे वो तीनों गार्ड्स फाइट बैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो सभी मोस्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे जिन्होंने देखते ही देखते वहाँ पे उन तीनों गार्ड्स का खेल एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जो देखकर तो बेचारी वो लेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसके गार्ड बेचारे इतने ज्यादा वफादार थे कि वो मरते मरते अपनी लेडी मास्टर की ही फिक्र कर रहे थे, इसलिए वो जल्दी से अपनी लेडी मास्टर को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उस मोस्टर की नजर वहाँ पे उस लेडी मास्टर के ऊपर पड़ चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस लेडी मास्टर के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एंड टाइम पे उस लेडी मास्टर के हस्बैंड ने बीच में आते हुए वहाँ पे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए अपनी बीवी को बचा लिया था, पर उन मोस्टर्स की पावर्स के सामने वो मास्टर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता और देखते ही देखते उस मोस्टर ने वहाँ पे शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर अचानक वो मास्टर अपनी बीवी को लेकर वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर वो सभी की सभी मोस्टर्स वहाँ पे गुस्से से पागल होने लगे थे। वहीं वो मास्टर अपनी बीवी को उठाकर भागते हुए किसी सेफ जगह पे ले जा रहा था और वहाँ जाते हुए रास्ते में वो अपनी बीवी को बताता है कि हमारे 7 मरीडियंस के किमी रियालम में चारों तरफ ये मोस्टर्स फैल चुके हैं जो कि धीरे धीरे हमारे इस प्यारे से रियालम को तबाह करते जा रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने टाओ यू के लैंड तक खबर पहुंचा दी है, तुम इसी केव के अंदर टाओ यू के लैंड के लोगों के आने का वेट करना, वो यहाँ आकर तुम्हें और हमारे बच्चे को बचाते हुए दोनों को सुरक्षित वापस अपने साथ अपने क्लैन में ले जाएंगे। लेकिन अभी वो मास्टर वहाँ पे उस केव के करीब पहुंचा ही था कि तब तक वो मोस्टर्स भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंच चुके थे, जो देखकर उस मास्टर की बीवी डरती हुई कहती है कि आखिर ये मोस्टर यहाँ पे चारों तरफ क्यों फैले हुए हैं और ये सभी इतनी तादाद में यहाँ पे कहाँ से आ गए, जिसपे वो मास्टर अपनी बीवी को कोई भी जवाब नहीं देता और उसने सीधा केव के अंदर एंटर करते हुए जाकर अपनी बीवी को वहीं पे छुपा दिया था। और वो अपनी बीवी से कहता है कि जब तक टाई यू क्लैन के लोग यहाँ पे नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं पे छुपी रहना और तब तक मैं भी इन मोस्टर्स को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो मास्टर अपनी बीवी की बात सुने बगैर ही चुपचाप वहाँ से बाहर आ गया था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बीवी वहाँ पे उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। तभी वो मास्टर बाहर आकर अपनी सोट को बाहर निकालते हुए उन सभी मोस्टर से कहता है, अब आगे एक कदम भी आगे बढ़ने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम सभी को यहीं पे काट दूंगा। और ये कहकर उस मास्टर ने अचानक ही वहाँ पे पीछे वाले माउंटेन के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उस केव का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया था, जो देखकर उसकी बीवी भी वहाँ पे समझ चुके थे कि उसका हस्बैंड वहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला था। फिर औरतें कहती है कि मर्द हमारे लिए करते ही क्या है। खैर ये देखकर वो लेडी भी वहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा रोने लगी थी और देखते ही देखते वहाँ पे उस केव के बाहर उन मोस्टर्स ने वहाँ पे उसके हस्बैंड को मार दिया था। और इसी के साथ हमारे पास्ट का ये सीन यहीं पे खत्म हो गया था, जिसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब याद करके वो लेडी मोस्टर वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी और उसका बच्चा बेचारा जो कि बोल भी नहीं सकता था वो उसे वहाँ पे हौसला देने की कोशिश कर रहा था। वहीं उस लेडी मोस्टर की सारी बातें सुनकर निंगयू उससे कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किमी रियालम का हर एक पर्सन मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो इसका मतलब है कि जरूर तुम भी मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई होगी। और ये कहकर निंगयू उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो क्या तुमने एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने इस बच्चे को जन्म दिया था? जिसपे वो लेडी रोते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है, तो इसीलिए तुमने खुद को चेंज में लॉक करके रखा हुआ था ताकि तुम आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए कहीं अपने बच्चे को ही ना हर्ट कर दो। और ये कहते हुए निंगयू को भी वहाँ पे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था, इसलिए निंगयू उससे कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, बीते ये साल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहे होंगे, पर तुमने अपने बच्चे के लिए जो कुर्बानी दी है वो वाकई काबिल तारीफ है। उस लेडी मोस्टर की सारी बातें सुनकर बनने को कहता है कि कितनी अजीब बात है, आखिर 7 मरीडियंस के सभी लोग अचानक इस तरह से मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए थे। बनने को की ये बात सुनकर निंगयू भी वहाँ पे उस लेडी मोस्टर से सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ याद है कि 7 मरीडियंस में सभी के मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म होने से पहले 7 मरीडियंस में क्या हुआ था? ऐसा कुछ जो कि नॉर्मल ना हो, जो कि पहले कभी भी 7 मरीडियंस में ना हुआ हो, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगा हो। प्लीज अपने दिमाग के ऊपर जोर देते हुए सोचो, जरूर ऐसा कुछ न कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ अजीब, ऐसी कोई अजीब चीज जिसके होने के बाद 7 मरीडियंस के सभी लोग मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। निंगयू की ये बात सुनकर वो लेडी मोस्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपने दिमाग के ऊपर जोर देती है, जिसकी वजह से दोबारा उसे अपने सर में दर्द होने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे उस बारे में याद करते हुए निंगयू को बताती है कि उस समय 7 मरीडियंस की किमी रियालम में चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी। उसके बाद हमें दोबारा 10,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेडी मास्टर भी शॉपिंग करने के लिए एक मार्केट के अंदर आई हुई थी और उस समय 7 मरीडियंस में चारों तरफ शांति ही शांति थी। पर तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम बहुत ही अजीब तरीके से चेंज होने लगता है और देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आसमान को बिल्कुल बीचों बीच
काट दिया है और आसमान के उस कटे हुए हिस्से से अचानक ही वहाँ पे स्नोफॉल गिरने लगी थी, जो देखकर 7 मरीडियंस के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले कभी भी उनके इलाके में स्नोफॉल नहीं हुई थी। और वो स्नोफॉल थी भी बहुत ही अजीब, क्योंकि वो स्नोफॉल जिस पर्सन के ऊपर गिर रही थी वो उस पर्सन की बॉडी के ऊपर गिरते हुए डायरेक्ट वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर इंटर किए जा रही थी। और ऐसा होते ही अचानक ही वहाँ पे उनके कान, नाक और मुंह से अचानक ही खून निकलने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे उन सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। और इस तरह स्नोफॉल की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और इसी के साथ हमारे पास्ट का सीन एक बार फिर से खत्म हो गया था, जिसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ याद करते हुए वो लेडी मॉन्स्टर कहती है, हाँ बिल्कुल ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जब अचानक ही उस दिन वो स्नोफॉल गिरी थी, जिसपे निंग्यू भी सीरियस होते हुए उससे कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस अजीब सी स्नोफॉल की वजह से ऐसा हुआ था। और ये कहकर निंग्यू वहाँ पे सवाल भरी नजरों से एसेस्टा ज़ू की तरफ देखती है, जो देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे एसेस्टा ज़ू से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या वो वही समय होगा जब वो एंशिएंट गॉड दोबारा अपनी नींद से जागा होगा। पर अभी बन्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी एसेस्टा ज़ू एक तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहते हैं, इस तरह छुपे रहने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप सामने आ जाओ। एसेस्टा ज़ू कैसा कहती वहाँ पे अचानक ही पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स एसेस्टा ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर निंग्यू भी वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन निंग्यू वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर पाती उससे पहले एसेस्टा ज़ू वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर देते हैं। और एसेस्टा ज़ू के डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा से टकराते ही उन सभी मॉन्स्टर्स के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और उन सभी मॉन्स्टर्स के खत्म होने के बाद वहाँ पे एक और अजीब से मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जिसको देखते हुए बन्नी क्रो कहता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स भी बहुत बड़ी मुसीबत है, आराम से हमें बात भी नहीं करने देते। पर अभी बन्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसी पर्सन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ आते ही उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। और उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो पर्सन वहाँ पे एसेस्टा ज़ू और उनके डिसेबल से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स इन मॉन्स्टर्स को देखकर डरे नहीं होंगे। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ पे उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, इमोर्टल्स आप ठीक तो है ना, आपको उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए कोई इंजरी तो नहीं आई। जिसपे बन्नी क्रो कोल्टून में उससे पूछता है कि तुम कौन हो, इस कीमी रियलम में तो कोई भी जिंदा पर्सन मौजूद नहीं था, तो फिर तुम कहाँ से आ गए। जिसपे वो पर्सन उन्हें बताता है कि नहीं मैं इस कीमी रियलम का कल्टीवेटर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो टाइयू होली क्लैन के एक डिसेबल हूँ। उस पर्सन की ये बात सुनकर उस लेडी मॉन्स्टर को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि मरने से पहले उसके हस्बैंड ने भी टाइयू क्लैन से मदद मांगी थी, लेकिन आज तक टाइयू क्लैन के लोग कभी भी 7 मरीडियंस की कीमी रियलम में नहीं पहुंचे। वहीं वो कल्टीवेटर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमारे क्लैन मास्टर को खबर मिली थी कि 7 मरीडियंस की कीमी रियलम में कुछ इमोर्टल कल्टीवेटर्स आए हैं, इसलिए हमारे क्लैन मास्टर ने मुझे यहाँ पे आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है, क्योंकि 7 मरीडियंस का ये इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। मैं आप लोगों को अपने साथ अपने छोटी सी रियलम में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं 7 मरीडियंस की कीमी रियलम के बचे हुए लोगों को बचाते हुए ले गया था। जिसपे बन्नी क्रो उससे कहता है, समाल रियलम वो क्या है। जिसपे वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक बहुत ही घटिया स्माइल करते हुए कहता है कि समाल रियलम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, इसलिए प्लीज आप सभी लोग मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आए, मैं आप सभी को समाल रियलम में ले जाता हूँ। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर निंग्यू और बन्नी क्रो दोनों वहाँ पे एसेस्टा ज़ू की तरफ देखने लगते हैं, जैसे वो एसेस्टा ज़ू से पूछने चाह रहे हो कि अब आगे क्या करना है। जिसपे एसेस्टा ज़ू वहाँ पे उस पर्सन को काफी गौर से देखने के बाद आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, ओके ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाओ। और ये कहकर एसेस्टा ज़ू वहाँ पे उस पर्सन के पीछे पीछे जाने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब ये पर्सन बेचारा हेलगुड को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बेचारा कहाँ जानता था कि ये तो खुद ही फंस रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इस गंजे का खेल भी खत्म हो जाएगा, जो कि देखने में वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और पता नहीं मुझे इस गंजे के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या आप लोगों को भी इस गंजे के ऊपर गुस्सा आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।